हेलो एवरीवन, मैं हूं गम तिवारी और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल मैकेनिज्म। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आपसे केमिस्ट्री के बारे में। मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा केमिस्ट्री में क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11th का टॉपिक, और वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए किसी भी चीज़ को, केमिस्ट्री नहीं बल्कि सभी चीज़, कोई भी हो चीज़, उसको समझने के लिए हम क्या उसकी बेसिक को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि वो चीज़ कैसे पढ़ना है और क्या है। तो यहाँ केमिस्ट्री की हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ों को हम पहले समझेंगे। तो उससे पहले आइए हम डील करते हैं साइंस के साथ। तो साइंस में मेनली 3 चीज़ें देखी गई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 पार्ट है साइंस में। तो फिजिक्स में क्या हमको पढ़ना होता है? फिजिक्स में मैकेनिकल वर्क के बारे में पढ़ना होता है कि कैसे वर्क है, एनर्जी है, पावर है, इस टाइप के चीज़ों को फिजिक्स में हम देखते हैं। केमिस्ट्री में हम देखते हैं रिएक्शन के बारे में, कैसे है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिएक्शन कराना है, कैसे केमिकल चेंजेज हो रही है, केमिकल्स के बारे में। और बायोलॉजी में हम लोग क्या ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ते हैं और एनिमल्स के बारे में। तो इन तीनों चीज़ों को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ ह्यूमन बीइंग के। जैसे हम हैं, आप हैं, सभी लोग हैं, तो उनको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? भोजन। तो पहले हम भोजन को ऐसे एडॉप्ट करते हैं, तो उसको पहले क्या करते हैं? च्यू करते हैं। च्यूइंग एक स्टार्टिंग प्रोसेस है, और च्यूइंग क्या है? एक मैकेनिकल वर्क है जो कहाँ डील करेंगे हम लोग? फिजिक्स में डील करेंगे। फिर वो जो भोजन है वो अंदर गया और वो क्या हुआ, उसको हम लोग केमिकल चेंजेस देखेंगे। वहाँ पे इंटरनल चेंजेस होती हैं, वो केमिकल चेंजेस होती है, बॉन्ड बनती है, बॉन्ड ब्रेक होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऐसे कई प्रोसेस होते हैं जो कौन पढ़ता है? ये केमिस्ट्री जिसको पढ़नी होती है, ये केमिस्ट्री की चीज़ है। ठीक, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो ये केमिस्ट्री हो गया। और उससे क्या बना? फिर वो एनर्जी हमको मिली, ब्लड बना। तो ये सब चीज़ कहाँ है? ये हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो हमको मेनली क्या देखना है? केमिकल चेंजेस के बारे में, कि फूड का केमिकल चेंजेज कैसे हुआ। तो केमिकल के बारे में अगर जहाँ हमको जानना होगा तो वो केमिस्ट्री में हम जानेंगे। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हुई। तो केमिस्ट्री के जो है अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया। लोगों ने बताया कि ये केमिस्ट्री को अलग अलग डेफिनेशन डिफाइन किया। लेकिन एक साइंटिस्ट ने बताया कि केमिस्ट्री एक ऐसा स्टडी ऑफ फील्ड है जहाँ पे हम लोग किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो इसी चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हम अभी आपको बताएं कि हम क्या स्टडी करते हैं? किसी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टी को और ट्रांसफॉर्मेशन को। तो एक छोटे से एग्जाम्पल, वाटर का एग्जाम्पल लेके हम लोग तीनों चीज़ों को समझेंगे। क्या है? आप एग्जाम्पल लिए हैं H2O का। ठीक, ये इसका क्या हमको जानना है? 3 चीजें जाननी है। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा प्रॉपर्टी, और तीसरा क्या है इसका जानना है? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब बात करें हम स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, और किस तरह से अरेंजमेंट है। ये क्या स्ट्रक्चर के बारे में हुआ। जैसे देखिए, ये ऑक्सीजन हो गया और इसके 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ऐसे क्या इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में ये लिक्विड है, पहला प्रॉपर्टीज है इसका। स्टेट क्या है इसका? लिक्विड है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रीज होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है इसका? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये एक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या देखेंगे कि जब हम किसी भी वाटर को बॉयल करेंगे और वो क्या होता है? वेपराइज होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। तो लिक्विड में था, जब वाटर लिक्विड में था उसको हीट किया हम लोग, किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो एक स्टेज से दूसरे स्टेट में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसका। और फिर क्या देखेंगे कि हम लोग जब उसको फ्रीज करेंगे, मतलब उसकी टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो करेंगे, तो वो क्या होगा? लिक्विड से सॉलिड में बन जाएगा। जो वाटर है वो आइस फॉर्म में चला जाएगा, जो कि क्या है? सॉलिड है।
तो यहाँ पे तीनों चीज को हम समझेंगे। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का हो गया। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए वाटर के। फिर ये क्या है, प्रॉपर्टी इसका है लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया प्रॉपर्टी। और ट्रांसफॉर्मेशन में पहले ये लिक्विड में था, जब हम उसको हीट कर दिए तो क्या हो गया, वेपर कन्वर्ट हुआ जो कि क्या एक गैस है। और फिर जब इसको कूल करते हैं तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक सॉलिड है। तो ये हो गया इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आगे हम लोग ये तो जान लिए कुछ छोटी छोटी बातें कि केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया गया, उसका स्ट्रक्चर के बारे में ये बताता है, किसी भी सब्सटेंस के उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, और क्या करता है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। अब जो साइंस का कोई भी फील्ड हो, या केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, तीनों क्या है एक एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। यहाँ एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को पता किया जाता है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं किए तब तक केमिस्ट्री को भी नहीं समझ सकते, ना फिजिक्स को ना बायोलॉजी को। ये सब क्या है, साइंस एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। तो एक्सपेरिमेंट की दुनिया में, साइंटिस्ट की दुनिया में, साइंस की दुनिया में जो भी कह ले, ये दो चीजें स्टार्टिंग में आपको सुनने को, दो चीजें होती है, दो टर्म होता है। क्या हो, पहला टर्म की हाइपोथेसिस और दूसरा टर्म क्या है, ला। हाइपोथेसिस और ला, ये दो चीज में आपको डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए, तभी आप साइंस की भाषा को समझने में थोड़ा आपको इजी होगी। तो हाइपोथेसिस क्या है कि किसी भी चीज को हम लोग ऐसे नॉर्मली कह दिए, जो हमारे मन में आया हम बोल दिए। जैसे हमारे पूर्वज क्या कहते थे कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो आपको क्या करना है, रुकना है। ये एक सोच है पहले के, इसको कोई मतलब हम भी जानते हैं, हम साइंस के स्टूडेंट, हम भी जानते हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं रुकेंगे, फिर भी वो तो रास्ता काटना, उसको क्रॉस करना आदत है, जानवर है, जाएगा इधर से उधर, तो इससे कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं भी रुक जाता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज ये चीज को कहते आ रहे हैं, तो एक दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये भले ही सही हो या ना हो, लेकिन दिमाग में बैठ गया है कि ये चीज होती है कि बिल्ली रास्ता काटी तो हमको रुकना है। तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, फिर भी हम इसको मान रहे हैं, तो ये क्या हाइपोथेसिस हो गया। और इसी चीज को अगर कोई राजा महाराजा उस समय आता और कहता नहीं तुमको इस चीज पे रुकना है, और ये काटने के बाद 2 4 10 एग्जाम्पल देता था, कहता कि देखो इनका रास्ता काटा है तो ये गिर गए, इनका रास्ता काट दिया तो ये बीमार पड़ गए, ऐसे 10 एग्जाम्पल देके इसको प्रूव करता और कह देता अब स्ट्रिक्टली आपको रुकना ही रुकना है, अगर बिल्ली रास्ता काट दी तो आपको रुकना ही रुकना है। तो ये क्या हो गया, ये लॉ हो गया। अगर वहां स्ट्रिक्टली बता दिया, एक्सपेरिमेंटली आपको बता दिया गया, तो क्या हो, वही हाइपोथेसिस बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। तो ये दो चीजें, तो जो केमिस्ट्री है या साइंस है वो हमेशा लॉ पे विश्वास करती है, प्रैक्टिकल पे विश्वास करती है। और प्रैक्टिकल जब तक वो प्रैक्टिकल का प्रूफ नहीं कर देती कि ये चीज है, तब तक वो लॉ नहीं बनाती। तो जब प्रैक्टिकल की बात की जाती है, तो प्रैक्टिकल के नाम सुनते ही हम लोग को दिमाग में आता है कि लैब वर्ड हमको तुरंत आता है कि लैब में प्रैक्टिकल। ऐसे हम तो यहाँ थोड़ी ना बोर्ड पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे, लैब की बातें आती है। और जब लैब की बातें आती है ना, तो फर्स्ट डे आपको मोल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मोल कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होगी उसको बताते हुए मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट तक पहुंचूंगा। तो मोल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे, जैसे मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। तो जो कि मेरा एक आज का हेडिंग है, मेजरमेंट क्या है। नॉर्मली केवल मेजरमेंट को हम लोग समझे, केमिस्ट्री चीज़ को अभी हटाए, तो मेजरमेंट क्या है। जैसे किसी भी चीज़ को आप
को क्या मेज़र करना है, जैसे आप ले लिए कोई गेहूं ले लिए, चावल ले लिए, कोई अनाज ले लिए, किसी भी चीज़, ये पेन ही ले लिए, तो मेज़र क्या करेंगे, कहेंगे इस पेन का लेंथ क्या है। ठीक, तो आप बताएंगे एक कोई भी स्केल लेके और बताएंगे कि ये इतने सेंटीमीटर का है। ठीक, अब गेहूं चावल का बात किया हूँ मैं, तो उसमें कहेंगे कि हाँ इतना केजी गेहूं है, इतना केजी चावल है, तो ये क्या है, चावल का मेजरमेंट कर रहे हैं आप कि ये कितना किलो है। इसका लेंथ बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इसका भी मेजरमेंट कर रहे हैं कि ये कितना इसका लेंथ है। ठीक, वैसे ही केमिस्ट्री में जब आप जाएंगे लैब में, तो आपसे कोई भी साइंटिस्ट होगा या फिर आपका लैब टेक्नीशियन होगा या फिर आपका प्रोफेसर होगा, लेक्चरर होगा, जो भी होगा, वो आपको कहेगा कि जाओ पहले वो कंपाउंड बना के लाओ, कंपाउंड मिक्सचर बना के लाओ, इतने ग्राम उसमें इतने ml सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा और इतने ml वाटर का एक मिक्सचर बना के लाओ, या कोई कंपाउंड का मिक्सचर बना के लाओ जिसमें इतना इतना रेशियो में ये चीज़ें होंगी। तो उसको बनाने के लिए क्या है, आपको जानना होगा कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ये क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो अब हम जब इस पेन की नॉर्मली बात किए थे तो कह रहे थे कि ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, 2 चीज़ें आई है, एक 2 और ये क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये 2 बातें इसमें है। तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलते हैं। तो जहाँ भी आप मेजरमेंट की बात करेंगे तो 2 चीज़ों को आप देखेंगे हमेशा भी, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, तब कोई मेजरमेंट आपको एक सही चीज़ पता रहेगा कि ये मेजरमेंट सही है या नहीं, या क्या है। ये जानने के लिए केवल आपको ये 2 चीज़ जरूरी होते हैं। जैसे अब आप कहेंगे कि ये पेन 2 है, क्या 2 है, सेंटीमीटर है कि किलोमीटर है कि मीटर है, क्या ये कुछ एग्जैक्ट कब पता चल रहा है, जब आप इसका यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या है, यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर, यानी ये पेन है 2 सेंटीमीटर का है। अब तुमको कोई कह दिया कि तुम जाओ और दौड़ो, 10 दौड़ जाओ, तो 10 क्या दौड़ जाएं, अब बताना पड़ेगा ना कि 10 मीटर दौड़ के आए कि 10 किलोमीटर दौड़ के आए। तो 2 चीज़ें कंपल्सरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या है, यूनिट। तो यहाँ आपको बोल दिया कि हाँ अब 10 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो अब क्या ये आप आसानी से क्या एक रेंज बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है, इतना अब दौड़ लेंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है इसकी कि जब तक आप यूनिट और, तो अब आपको क्या मालूम चला कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों चीज़ें आपको चाहिए होती है किसी भी चीज़ के मेजरमेंट करने के लिए। ठीक, तो अब जब बात करेंगे केमिस्ट्री में, तो हम लोग क्या मेजर करते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। ठीक, तो इसमें हम लोग मेजर करते हैं कि कितना, किसी कंपाउंड का कितना मोल है, कितना ग्राम है। ठीक, और फिर बताते हैं किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या है, और ये सब क्या है मेजरमेंट करते हैं हम केमिस्ट्री में। तो एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेंगे और उसी से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर में मेजरमेंट केमिस्ट्री के टर्म में कैसे होती है और क्या क्या उसमें हमको जानकारियाँ मिलती है। और उसमें भी 2 चीज़ जरूर रहेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस रहेगा। तो आइए हम एक छोटी सी एग्जाम्पल को लेके और इस चीज़ को समझते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग मेजरमेंट की क्या करते हैं। तो हम लोग लैब में गए, तो अब कहेंगे कि अब कितना, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने मोल्स होते हैं। 50 ग्राम ऑक्सीजन है, मान लीजिए कोई आपको कह दिया कि 50 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितने मोल्स होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी आपको ये नहीं समझना है कि मोल क्या होता है, कैसे है, बस एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे आपको यूनिट और मिलेगा और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी इस केमिस्ट्री के मेजरमेंट में। जैसे नॉर्मली हम लोग कह रहे थे इसका पेन का 2 सेंटीमीटर है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 2
और सेंटीमीटर इसके क्या हो गए यूनिट। वैसे ही केमिस्ट्री में भी हमको मिलते हैं, बस उसमें वर्ड क्या आते हैं, मोल आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ऐसे सब वर्ड आ जाते हैं। ठीक, तो एक सबसे नॉर्मल चीज़ है मोल कॉन्सेप्ट का। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ मेनी मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ O2, तो 50 ग्राम ऑफ O2 में क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि मैं आपको डिटेल में और आगे बताऊंगा कि मोल इक्वल टू होता है मास जो गिवन है डिवाइडेड बाय क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए ऑक्सीजन का दिया गया है 50 ग्राम मास दिया गया है, तो मास इसका क्या हो गया है 50 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का होता है 32, O2 का क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, दो चीज़, मास में क्या ये आ गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुई वैल्यू, और ये क्या हुआ, ये यूनिट हो गया। ठीक, यहाँ भी ऐसे ही देखिए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या हुआ, ये हो गया यूनिट। तो हर जगह जहाँ भी मेजरमेंट हुआ है, आप क्या देख रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है और एक यूनिट रहता है। ठीक, तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो ये इतना आ गया 1.562 मोल। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये क्या है, ये यूनिट हो गया, और इसका क्या है, ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ठीक, तो मोल में भी क्या आप देख रहे हैं कि मेजरमेंट जब कर रहे हैं तो वहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है और एक यूनिट मिल रही है। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का मेजरमेंट तब कंप्लीट माना जाएगा जब वहाँ एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ क्या होगा, एक यूनिट होगा, तब वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। बिना यूनिट के वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप दे रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट है। ठीक, तो किसी भी न्यूमेरिकल मेजरमेंट जो है वो बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के वो क्या है, अधूरा है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट नहीं है, तब भी कोई मतलब नहीं है, और यूनिट है और न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तभी वो क्या है, अधूरा है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें पहले। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग ने इसको यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया था तो हमको क्या मिला था, इसकी वैल्यू जो मिली थी हमको, वो मिला था 1.562 मोल, ये मिला था। ठीक, और इसको हमने फिर बाद में क्या लिख दिया था, 1.56। अब ये क्यों लिखा हमने इसको, जब हमको 1.562 था तो उसको हमने 1.56 क्यों लिखा है। तो इस चीज़ का स्टडी करते हैं, ये इस चीज़ को कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट कर दिए। सिग्निफिकेंट फिगर में इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्यों हमने इसमें 1.562, ये तीन चीज़ था लेकिन हम लोग इसको क्यों 1.56 कर दिया। ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर में। ये एक टॉपिक है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक ये भी टॉपिक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और दो तीन बातें पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है इसी सिग्निफिकेंट फिगर से। तो सिग्निफिकेंट फिगर को जानने से पहले हम जानेंगे पहले तीन चीज़ों को। वो तीन चीज़ें क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को, और फिर क्या बताएंगे, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ठीक, तो इन तीनों चीज़ों को बड़ी ही इजीली तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि कोई भी मेजरमेंट, जैसे ये पेन है, इसका मेजरमेंट करना है तो तीन लोगों द्वारा हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट कराएंगे और देखेंगे कि वो उन तीनों लोगों का वैल्यू किस तरह फ्लक्चुएट करता है, कि सेम रहता है, और उससे क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम ABC तीन कोई व्यक्ति है जो कि इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, इस पेन का, जिसका एक्चुअल लेंथ जो है इक्वल टू क्या है, 2 सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर क्या है इसका एक्चुअल लेंथ है। तो जब हम देख रहे हैं कि ए ने मेजरमेंट किया तो इसका क्या बताया कि ये 1.9 इसने दिखा दिया, ये क्या दिखा है 2 सेंटीमीटर दिखा है, और तीसरे वाले ने क्या कह दिया 2.1 सेंटीमीटर है। ठीक, अब जब पहले वाले हम लोग देख रहे हैं कि ये 1.9 बताया, ये दूसरे वाले 2 सेंटीमीटर बताया, तीसरे वाले 2.1 सेंटीमीटर बताया, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो है यहाँ अनसर्टेनिटी फाउंड, यहाँ क्या है अनसर्टेनिटी है, जो एक्चुअल वैल्यू से कम है 0.1, तो यहाँ अनसर्टेनिटी है। ठीक, और दूसरे वाला ये क्या है एकदम एक्चुअल वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ पे क्या है अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ये क्या है एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ भी अनसर्टेनिटी फाउंड, यहाँ भी क्या है अनसर्टेनिटी पाया जा रहा है। और अनसर्टेनिटी कितना का है, यहाँ देखिए 0.1 का, और यहाँ भी क्या है 0.1 का। और इसी को भी एक और बात कह सकते हैं कि ये प्रिसाइज्ड वैल्यू है, पर क्या है एक्यूरेट नहीं है। ठीक, प्रिसाइज्ड है मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसके आसपास है, लेकिन ये क्या है एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है इसका, उसके कितना आसपास है कोई वैल्यू, किसी एक्यूरेट वैल्यू के कितने आसपास है उस वैल्यू क्या कह रहे हैं कि प्रिसाइज्ड है। और अनसर्टेनिटी क्या है कि कितना इसमें दिक्कत है, कितना कम है या कितना ज़्यादा है, कितना एरर है इसमें, तो वो क्या है अनसर्टेनिटी है, मतलब गलती उसमें है, तो वो क्या हो गया अनसर्टेनिटी हो गया। और कितना उसके नियरेस्ट है वो क्या बता रहा है आपको प्रिसीजन बता रहा है, कितना प्रिसाइज्ड है। और जब एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या है एक्यूरेट वैल्यू है। तो यहाँ भी ये भी प्रिसाइज्ड है, प्रिसाइज्ड है पर क्या है एक्यूरेट नहीं है। तो आप क्या समझे, अनसर्टेनिटी मतलब कितना एरर है उसमें। ठीक, तो 0.1% का एरर है। यहाँ देखिए यहाँ पे 0.1 इसमें ऐड करते तो ये क्या होता 2 हो गया, ये 2.1 ज़्यादा है, ये 0.1 यहाँ 0.1 कम हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 0.1 ज़्यादा हो गया। तो अनसर्टेनिटी कितनी की पाई गई 0.1 की पाई गई। ठीक, और ये कहा गया यहाँ पे क्या है एक्यूरेट वैल्यू हो गया, ये 2 सेंटीमीटर इसका एक्चुअल था तो ये भी एक्यूरेट वैल्यू हो गया। ठीक, यहाँ 2 सेंटीमीटर दिखाया। तो अब प्रिसाइज्ड मतलब ये इसके कितना नियरेस्ट है, तो ये प्रिसाइज्ड है लेकिन क्या है एक्यूरेट नहीं है, केवल इसके नियरेस्ट है। तो ये भी क्या है इसके नियरेस्ट है, प्रिसाइज्ड है लेकिन क्या है एक्चुअल ये एक्यूरेट नहीं है। तो ये चीज़ें हम लोग समझे क्या प्रिसाइज्ड और एक्यूरेट वैल्यू के बारे में। अब क्या करेंगे हम एक और एग्जांपल लेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। तो अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग मेज़रमेंट कर रहे हैं एक मशीन से। ठीक, जैसे कि एक कंपाउंड हम लोग ले लिए, उसका हम लोग कितना ग्राम ये कंपाउंड है इसको मेज़र करना है। तो इसको एक ऑर्डिनरी हम लोग क्या कर रहे हैं एक बैलेंस ले रहे हैं। ठीक, और दूसरा में क्या है केमिकल बैलेंस ले रहे हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है कैसे, तो उस फ्लक्चुएशन को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना % का अनसर्टेनिटी है, कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा प्रिसाइज्ड है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये ए और बी यहाँ पे क्या है ऑर्डिनरी बैलेंस, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग केमिकल बैलेंस। हम यहाँ पे अगर कंपाउंड को वे किए तो क्या हमको मिल रहा है 8.34 यहाँ पे मिल रहा है उसका वेट किसमें ग्राम में, और जब हम केमिकल बैलेंस कर दिए तो 8.3426 मिल रहा है। ठीक, तो अब देखिए
अब क्या तीन लोग फिर से ए, बी और सी, तीन लोग मिलके क्या किए हैं, फिर इस अब तीन लोग क्या करेंगे, तीन लोग रहेंगे जो ऑर्डिनरी से वे करेंगे, और फिर तीन लोग क्या करेंगे, वो केमिकल बैलेंस से वे करेंगे। और वहाँ पे क्या है, अलग अलग डेटा आएगा, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, ये सब आप लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए ए ने क्या वे किया कि इसकी जो वेट है वो क्या वेट कर दिया 8.33, ये वेट किए। ठीक, इन्होंने क्या 8.34 वेट किया, और ये क्या किए 8.35 वेट कर दिए। यहाँ देखिए ए, बी और सी, तो ये जो वेट किए वो 8.3425 किए, ये 8.3426 किए, और ये क्या किए 8.3427 कर दिए। अब यहाँ आप क्या देखेंगे कि यहाँ अनसर्टेनिटी फाउंड है, हो गया, यहाँ क्या है अनसर्टेनिटी फाउंड, यहाँ भी अनसर्टेनिटी फाउंड, और ये क्या है, ये जो है एक्यूरेट वैल्यू है। तो अनसर्टेनिटी यहाँ पे कितने का है 0.01 की, यहाँ भी 0.01। लेकिन जब हम लोग केमिकल बैलेंस से किए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी कितने की पाई गई 0.001 की। ठीक, और यहाँ पे क्या पाएगी 0.001 की, और ये क्या है, ये एक्यूरेट वैल्यू है। तो इस टाइप से हम लोग एक्यूरेसी अनसर्टेनिटी को हम लोग समझे, प्रिसीजन क्या है ये समझे। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की। तो अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो ये डिनोट होता है n × 10⁻n, जहाँ ये स्मॉल n क्या है एक्सपोनेंशियल, और ये क्या है एनी नंबर कहाँ से कहाँ तक 1 to 10 तक का कोई भी नंबर है। तो एक एग्जांपल से हम लोग इस बात को और क्लियर करते हैं। मान लीजिए कोई भी मेजरमेंट आप किए और आप पॉइंट किए हैं कि 0.00025, ठीक, ये कोई आपने कोई किसी चीज़ का मेजरमेंट किया है और आपको रिजल्ट क्या मिला है, ये चीज़ मिला है। ठीक, इसको कोई भी यूनिट दे दीजिए, सेंटीमीटर या किलोमीटर, ऐसे कुछ भी इसको क्या कर दीजिए यूनिट दे दीजिए, तो ये क्या है एक मेजरमेंट हो गया। अब इसको हम एक तरीका और लिख सकते हैं, एक तरीके से क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि 25 × 10⁻2, 3, 4, 3 10⁻³ के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2.5 × 10⁻⁴ क्या -4। इस टाइप से हम लोग क्या इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो डिनोट करने का तरीका होगा कि n × 10⁻n के रूप में, इसी को क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन हम लोग कहेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और उसमें क्या क्या रूल होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बाकी उसका जो बेसिक चीज़ें ये था, इसका कैसे वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर में यूज होगा वो आप देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।